मीनाक्षी, जिसे सब प्यार से मीना बुलाते थे, अपने पति की तीसरी बरसी पर पूजा के लिए तैयार हो रही थी। आज भी पूरे 3 साल बाद भी उसका मन शांत नहीं हो पाता था। पति के बिना घर की हर दीवार सूनी लगती थी, पर मीना को इन सब से लड़कर जीना था। उसके पास अपने 2 जवान बेटे और एक प्यारी बेटी थी। मीना ने हमेशा यही माना था कि उसकी दुनिया उसके बच्चे हैं। वह आज भी याद करती है सालों पहले, जब उनके पास कुछ खास नहीं था, बस एक छोटा सा घर और पति की सरकारी नौकरी, पर घर में प्रेम और संतोष का एक अटूट बंधन था। उनके दोनों बेटे रवि और सुमित बचपन में एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रह सकते थे। बेटी नेहा तो सबकी जान थी। मीना अक्सर कहती थी, मेरे बच्चे मेरी आंखों के तारे हैं, बस इनकी तरक्की देख लूं फिर तो सब सुख हैं। मीना की इच्छा पूरी हुई। रवि बड़े इंजीनियर बन गए और सुमित को बैंक में अच्छी नौकरी मिल गई। नेहा की शादी भी शहर के एक अच्छे घर में हुई। सबकी शादी के बाद मीना और उनके पति ने तय किया कि अब वे अपने लिए जिएंगे, तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। लेकिन तभी अचानक एक शाम मीना के पति को हार्ट अटैक आया और वह सब कुछ छोड़कर चले गए। मीना अकेली रह गई, जैसे किसी बड़े बरगद का साया हट गया हो। पति की मृत्यु के 6 महीने बाद रवि ने माँ से कहा, माँ आप अकेले इस पुराने घर में क्या करोगी? यहाँ आस पड़ोस में भी अब कोई नहीं रहता। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ दिल्ली चलें। शहर बड़ा है, आपका मन लगा रहेगा। मीना को लगा, यही तो मेरे संस्कार हैं जो मेरे बच्चों में दिख रहे हैं। मीना रवि के साथ दिल्ली आ गई। रवि का घर बड़ा था, नौकर चाकर थे, पर उस घर में अम्मा के लिए कोई जगह नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। शुरुआत में सब अच्छा रहा, पर धीरे धीरे बहू प्रिया की बातें बदलने लगी। एक दिन मीना अपने कमरे से बाहर पूजा के लिए तुलसी के पास खड़ी थी, तो उसने सुना, देखो रवि, मम्मी जी को यहीं रुकने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तो उनसे कहा था कि बारी बारी से सबके यहाँ रहें। हम भी तो नौकरी करते हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? प्रिया फ़ोन पर अपनी माँ से कह रही थी। रवि ने झल्ला कर जवाब दिया, क्या करूं? तुम जानती हो सुमित की बीवी कितनी जिद्दी है। वह तो माँ को एक दिन के लिए भी नहीं रखेगी। नेहा के ससुराल में पहले से ही सास ससुर हैं। माँ को मना करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मीना के कान जैसे सुन्न हो गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके हृदय पर जोर से वार किया हो। मैं उनके लिए बोझ हूँ? जिस घर में अपना सब कुछ त्याग दिया, वह आज अपने ही बच्चों के लिए बोझ बन गई। मीना ने कुछ नहीं कहा। वह वापस अपने छोटे से कमरे में चली गई। उन्होंने देखा कि प्रिया ने उनके कपड़े, दवाइयाँ और कुछ निजी सामान एक पुराने सूटकेस में भर रखा था। उन्हें पता चल गया कि अब उन्हें यहाँ से जाना होगा। अगले दिन मीना ने रवि से कहा, बेटा मेरा मन कर रहा है कि कुछ दिन सुमित के यहाँ रहूं। बहुत दिन हो गए उसे भी देख आऊं। रवि तुरंत बोला, हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं अभी उसका टिकट करवा देता हूँ। मीना को लगा कि वह शायद बेटे की तरफ से कोई विरोध या कम से कम यह सुनना चाहती थी कि माँ तुम अभी मत जाओ, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीना सुमित के पास लखनऊ आ गई। सुमित की बहू नैना थोड़ी सरल स्वभाव की थी। मीना को लगा चलो शायद यहाँ प्रेम मिलेगा, पर नैना भी अपने मायके से आए 1 हफ्ते बाद अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। अरे क्या बताऊँ माँ, रवि भैया ने तो मम्मी जी को हमारे सिर पर डाल दिया
और इन सब से भी बड़ा टेंशन है घर का। वो दूसरा फ्लोर जो पापा ने मेरे नाम किया था, भैया लोग अब उसमें अपना हिस्सा मांग रहे हैं। मैंने कहा देखो मम्मी जी, जब तक हैं तब तक सब ठीक है, अगर वह चली गई तो घर का बंटवारा हो जाएगा। यह बात सुनकर सुमित को अकल आई और वह मुझे कुछ नहीं बोलता। मीना ने यह भी सुन लिया। लालच ने बेटों को अंधा कर दिया था। रवि ने उन्हें बोझ समझकर सुमित के यहाँ भेज दिया और सुमित उन्हें केवल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपने पास रख रखा था। मीना को अब 2 बातें साफ हो गईं। वह अब बच्चों के लिए प्रेम नहीं बल्कि एक बाधा या संपत्ति की चाबी है। उनके पास जो छोटा सा पुराना घर और पति की पेंशन का पैसा है, वह उन्हें कहीं न कहीं जगह दे रहा था। मीना ने तय कर लिया कि अब वह किसी पर बोझ नहीं बनेगी। मीना ने सुमित से कहा, बेटा मैंने बहुत सोच लिया, मैं किसी के पास नहीं रहूँगी। मैं वापस अपने पुराने घर जा रही हूँ, मुझे वहाँ संतोष मिलता है। सुमित और नैना दोनों ने मना किया, नहीं माँ, हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं। पर मीना जानती थी कि यह विरोध संपत्ति के लिए था। मीना ने दृढ़ता से कहा, मेरा घर मेरा है और मुझे वहीं शांति मिलेगी। मीना वापस अपने पुराने घर आ गई। अकेलेपन ने घेरा, पर उनकी आंखों के सामने से अपने बचपन की यादें, पति के साथ गुजारे सुखद पल और बच्चों के मासूम चेहरे नहीं हट रहे थे। उन्हें अपने बेटे और बहुओं की बातें याद आती तो आंखें भर आती। मीना ने तय किया कि मैं अब दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जीऊंगी। उन्होंने आस पड़ोस की महिलाओं के साथ मिलकर एक छोटा सा समूह बनाया। शाम को भजन कीर्तन होते, सिलाई बुनाई होती। वह अपनी पेंशन से छोटे बच्चों को ट्यूशन भी देने लगी। कुछ समय बाद रवि और सुमित में संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। दोनों ने मीना के पास फोन किया, रवि माँ, आप सुमित से कहिए कि वह हिस्सा छोड़ दे, मेरा खर्चा ज़्यादा है। सुमित, माँ भैया बहुत लालची हैं, आप ही बोलिए, वह हिस्सा क्यों नहीं छोड़ते। मीना अब बहुत शांत थी। उन्होंने दोनों को फ़ोन पर एक ही जवाब दिया, बेटा तुम दोनों को जिस चीज़ की चिंता है वह संपत्ति है। तुम दोनों ने मुझे बोझ समझा। आज से मेरे पास जो कुछ भी है, मेरा घर मेरा पैसा, वह अब तुम्हारा नहीं है। मैंने उसे एक वृद्धाश्रम के नाम कर दिया है। मैं अब अपने नए परिवार के साथ रहती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। तुम दोनों सुखी रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। दोनों बेटे सन्न रह गए। उनका लालच उन्हें बहुत महंगा पड़ा था। मीना ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराई। आज वह पहली बार सच में आज़ाद महसूस कर रही थी। मीना को याद आया, बरसों पहले एक फकीर ने उनसे कहा था, बेटी सबसे बड़ा धन तुम्हारा संतोष है और सबसे बड़ा रिश्ता तुम्हारा आत्मसम्मान। मीना ने अपने कमरे में पूजा के लिए रखी अपने पति की तस्वीर को देखा और मन ही मन कहा, हमारी दुनिया तो हमेशा से ही अपने दम पर खड़ी थी, मैंने बस इसे पहचानने में देर कर दी। मीना के ऐलान से रवि और सुमित स्तब्ध रह गए। जिस संपत्ति के लिए उन्होंने अपनी माँ को बोझ समझकर इधर उधर ढकेल दिया था, वह अब उनके हाथ से निकल चुकी थी। रवि ने तुरंत मीनाक्षी को फ़ोन लगाया। रवि, माँ यह आप क्या कह रही हैं? आपने किसके नाम कर दी संपत्ति? क्या आप जानती भी हैं कि आप क्या कर रही हैं? वह सब हमारी पुश्तैनी जायदाद है। मीनाक्षी, रवि, जब मैंने तुम्हें अपना पुश्तैनी रिश्ता सौंपना चाहा तब तुम दोनों ने मुझे बोझ समझा। आज से वह घर और पैसा सब मेरा है और मैंने उसे उन लोगों के नाम कर दिया है जो सच में अपनों का मूल्य समझते हैं। सुमित, माँ आप गुस्से में यह फैसला ले रही हैं, हम माफ़ी मांगते हैं।
हम अभी आ रहे हैं, आप कागजात वापस ले लीजिए। मीनाक्षी, कागजात वापस लेने की बात खत्म हो चुकी है, अब मेरा फैसला अटल है। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बेटी नेहा को भड़काया है, यह भी सुन लो, नेहा को भी इस संपत्ति से कुछ नहीं मिलेगा। मीनाक्षी ने फोन काट दिया। उनके बेटों का लालच अब घबराहट और क्रोध में बदल गया था। वे दोनों तुरंत लखनऊ के लिए रवाना हो गए। मीनाक्षी के छोटे से घर में अब खुशियां लौट आई थी। वह अपने ट्यूशन के बच्चों और भजन मंडली की सखी के साथ व्यस्त रहती थी। तभी दोपहर को उनकी बेटी नेहा बिना किसी को बताए अपनी छोटी सी कार से दरवाजे पर उतरी। नेहा ने जैसे ही माँ को देखा, दौड़कर गले लगा लिया। उसकी आंखें भर आई। नेहा, माँ, ये सब क्या सुन रही हूँ? भैया लोग क्या कर रहे हैं और आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया? मीनाक्षी ने उसे गले लगाया। बैठो बेटा, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मीनाक्षी ने नेहा को सब बताया, कैसे रवि की बहू प्रिया ने उसे बोझ समझा, कैसे सुमित की बहू नैना संपत्ति के लिए उन्हें रख रही थी, कैसे उन्होंने आत्मसम्मान के लिए वह फैसला लिया। नेहा ने गुस्से में कहा, माँ, मुझे पता था कि भैया लोग ऐसा ही करेंगे, पर आपने मुझे भी क्यों इन सब से अलग कर दिया? क्या मैं भी आपके लिए पराई हो गई? मीनाक्षी ने प्यार से नेहा का हाथ थामा। नहीं बेटा, तुम पराई नहीं हुई हो, पर मैं जानती थी कि अगर मैं तुम्हारे नाम कुछ करती हूँ तो तुम्हारे ससुराल वाले और तुम्हारे भाई तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। मैं तुम्हें संपत्ति नहीं, संतोष देना चाहती हूँ। नेहा के चेहरे पर माँ के त्याग और दूरदर्शिता का भाव पढ़ा। वह समझ गई कि माँ ने उसे भाई बहनों के विवाद और लालच की गंदगी से बचा लिया था। शाम होते होते रवि और सुमित अपने परिवार के साथ मीनाक्षी के दरवाजे पर आ गए। घर में भीड़ लग गई। रवि गुस्से में, माँ, यह कैसा मजाक है? आपने घर वृद्धाश्रम को क्यों दे दिया? आप हमें एक बार बता तो सकती थी। सुमित याचना करते हुए, माँ, हम माफ़ी मांगते हैं, हम आपको अपने साथ रखेंगे, बस कागजात वापस ले लीजिए। आप जानती हैं, मेरे बच्चों का भविष्य इसी से जुड़ा है। मीनाक्षी ने दोनों बेटों को चुप रहने का इशारा किया। उनके चेहरे पर अब कोई क्रोध नहीं था, बस एक शांत अटल दृढ़ता थी। मीनाक्षी, मेरे बेटों, तुम दोनों को आज भी इस बात का दुख नहीं है कि तुम दोनों ने अपनी माँ को बेगाना कर दिया, बल्कि इस बात का है कि तुम्हारे हाथ से संपत्ति निकल गई। मैंने तुम दोनों को संस्कार दिए थे, स्वार्थ नहीं। आज तुम दोनों ने अपनी बहुओं के लालच को अपनी माँ की ममता के ऊपर रखा। मीनाक्षी ने वृद्धाश्रम के केयरटेकर को आवाज़ दी, जो उनके साथ दरवाजे पर खड़े थे। मीनाक्षी, यह रहे मेरे नए घर के नए मालिक, मेरा फैसला आखिरी है। रवि और सुमित का चेहरा उतर गया। वे समझ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता। उनकी बहुओं ने भी अपनी गलती पर शर्मिंदा होने के बजाय संपत्ति हाथ से निकाल जाने के लिए अपने पतियों पर गुस्सा दिखाया। नेहा ने अपने भाइयों से कहा, भैया, मैंने माँ को संपत्ति की चिंता में नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान की चिंता में साथ रखा। आज भी माँ को मेरी चिंता है, इसलिए उन्होंने मुझे इस संपत्ति से दूर रखा। तुम दोनों ने अपना घर खो दिया है क्योंकि तुम घर और मकान का अंतर नहीं समझ पाए। मीनाक्षी ने अपने बेटों को अंतिम बार देखा, जो हताश और खाली थे। उन्होंने कहा, जाओ बेटों, तुम अपने कर्मों का फल पाओगे। मैं तुम्हारे लिए अपनों का बोझ नहीं बनूंगी। अगले दिन मीनाक्षी अपना थोड़ा सा सामान लेकर वृद्धाश्रम की एक छोटी सी कार में बैठ गई। उनका पुराना घर, जहां उन्होंने जीवन भर का सुख दुख देखा था, अब वृद्धों की नई आस बन चुकी थी।
वृद्धाश्रम में उनका शानदार स्वागत हुआ। वहाँ पर वे अपने जैसे कई लोगों से मिली जिनकी कहानियाँ लगभग एक सी थी। उन्होंने वहाँ भजन गायन शुरू किया और अपनी जीवन ऊर्जा से उस स्थान को खुशहाल बना दिया। मीनाक्षी ने अंत में महसूस किया कि जब अपनों ने ही पराया कर दिया तो पराये लोगों के बीच मिला अपनापन ही सच्चा कुदरत का करिश्मा था। मीनाक्षी के वृद्धाश्रम में चले जाने के बाद रवि और सुमित ने कुछ दिन कानूनी लड़ाई लड़ने की कोशिश की, पर दान पत्र पूरी तरह वैध था। उनकी हार हुई। उनके हाथ से पैतृक संपत्ति निकल चुकी थी और इस निराशा ने उनके पारिवारिक जीवन में और भी कड़वाहट घोल दी। दोनों की पत्नियां प्रिया और नैना अक्सर उन्हें माँ को खोने और संपत्ति गंवाने के लिए ताने मारती थी, जिससे घरों में कलह बढ़ गया। इधर वृद्धाश्रम मीनाक्षी के लिए एक नई दुनिया था। यह जगह भले ही उनका अपना बनवाया घर नहीं था, पर यहाँ एक पारिवारिक गर्माहट थी। वृद्धाश्रम की हेड श्रीमती शर्मा मीनाक्षी की दृढ़ता से बहुत प्रभावित थी। मीनाक्षी ने वहाँ अपनी जीवन शैली बदल दी। वह रोज सुबह योग करती, शाम को भजन मंडली में नेतृत्व करती और अपनी सिलाई कढ़ाई के हुनर से वहाँ के लिए छोटे मोटे सजावटी सामान बनाती थी। वृद्धाश्रम के निवासी उन्हें अम्मा जी कहकर पुकारते थे। एक शाम जब मीनाक्षी भजन गा रही थी, उनके बगल में बैठी एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम रमा था, उनकी आवाज़ सुनकर रोने लगी। मीनाक्षी ने पूछा, क्या हुआ रमा जी? रमा जी बोली, मीनाक्षी जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। मैंने भी अपने बेटे के लिए सब कुछ किया, उसे विदेश भेजा, पर आज वह साल में एक बार सिर्फ वीडियो कॉल करता है और कहता है, माँ तुम वहाँ खुश हो ना? मीनाक्षी ने प्यार से उनका हाथ थाम लिया। उन्हें लगा कि यहाँ हर कोई टूटी हुई ममता का बोझ ढो रहा है। वह अब सिर्फ अपनी नहीं बल्कि इन सभी लोगों की माँ बन चुकी थी। मीनाक्षी ने तय किया कि वह अब अपने बच्चों के बारे में सोचकर समय बर्बाद नहीं करेंगी। उन्होंने अपनी पुरानी डायरी उठाई जिसमें उन्होंने अपनी इच्छाएं और सपने लिख रखे थे जो उन्होंने बच्चों की परवरिश के लिए छोड़ दिए थे। उसमें एक इच्छा थी गांव के बच्चों को पढ़ाना। वृद्धाश्रम शहर में थोड़ा बाहर था। मीनाक्षी ने श्रीमती शर्मा से बात की और वृद्धाश्रम के परिसर में ही एक छोटा सा ओपन स्कूल शुरू किया। वह हर दोपहर आसपास के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे। यह काम उन्हें वह खुशी दे रहा था जो वह अपने बेटों से उम्मीद करती थी। निस्वार्थ प्रेम और सम्मान। बच्चों के छोटे छोटे हाथ, उनकी मासूमियत और पढ़ने की ललक देखकर मीनाक्षी को अपने पोते पोतियों की याद आती थी जिन्हें उनके बेटे लालच के चलते उनसे दूर कर चुके थे। पर अब मीनाक्षी का हृदय बड़ा हो चुका था। उन्होंने इन बच्चों को ही अपना नया परिवार मान लिया। लगभग 2 साल बीत गए। रवि और सुमित ने अपने झगड़ों और वित्तीय फैसलों के कारण अपनी नौकरियों में भी अस्थिरता पैदा कर ली थी। रवि का बिजनेस घाटे में चल रहा था और सुमित को बैंक में प्रमोशन नहीं मिल रहा था क्योंकि उसका ध्यान घर के झगड़ों में बटा रहता था। एक दिन रवि को अचानक एक पुरानी फाइल में पापा का एक इंश्योरेंस बॉन्ड मिला जिसे वह पूरी तरह भूल चुका था। बॉन्ड की बड़ी रकम थी लेकिन उसके कागजात में नामनी सिर्फ मीनाक्षी का नाम था और साफ लिखा था कि केवल मीनाक्षी ही इसे भुना सकती हैं। रवि और सुमित फिर से दौड़े दौड़े मीनाक्षी के पास वृद्धाश्रम पहुँचे। रवि बोला, माँ देखिए, पापा का यह बॉन्ड मिला है। हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है। आप बस इस पर दस्तखत कर दीजिए। हम तुरंत कैश कराकर आपकी सेवा करेंगे। सुमित, हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए,
हम आपको दिल्ली ले जाएंगे। अब से हम आपका ख्याल रखेंगे। मीनाक्षी ने बॉन्ड को देखा। यह वही बॉन्ड था जिसके प्रीमियम के लिए उनके पति ने बरसों तक हर महीने छोटी छोटी बचत की थी। मीनाक्षी मुस्कुराई। उन्होंने दोनों बेटों को बैठने को कहा और शांत भाव से बोली, जब तुम दोनों को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुम दोनों ने मुझे बाधा समझा। जब मेरे पास घर था तब तुम दोनों ने लालच दिखाया। आज जब मैं अपने जीवन में संतोष पा चुकी हूँ तब तुम दोनों फिर दौड़े आए हो केवल इस कागज़ के टुकड़े के लिए। मीनाक्षी ने बॉन्ड उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने सामने खड़े वृद्धाश्रम के केयरटेकर को सौंप दिया। मीनाक्षी, यह बॉन्ड मेरे बच्चों के भविष्य के लिए है, यानी वृद्धाश्रम के बच्चों के लिए। यह पैसा इस वृद्धाश्रम की मरम्मत और मेरे ओपन स्कूल में किताबें खरीदने में लगेगा। बेटे हताश होकर एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में अब कोई क्रोध नहीं बल्कि गहरा पश्चाताप था। उन्होंने अपनी माँ को एक बार फिर केवल लालच के कारण खो दिया था। मीनाक्षी ने रवि और सुमित को देखा। मीनाक्षी, मैं तुम्हें फिर माफ़ करती हूँ, पर अब मैं तुम्हारे लालच की जंजीरों से पूरी तरह आज़ाद हो चुकी हूँ। मेरे लिए मेरा नया परिवार ही सब कुछ है। दोनों बेटे खाली हाथ, लज्जित और निराश होकर वृद्धाश्रम चले गए। मीनाक्षी ने अपनी खिड़की से उन्हें जाते देखा। उनकी आंखों में शांति थी। उन्हें पता था कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे सही फैसला लिया है। आज मीनाक्षी को लग रहा था कुदरत का करिश्मा सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि स्वयं के आत्म सम्मान और मनुष्य की चेतना में भी छिपा होता है। मीनाक्षी के वृद्धाश्रम में रहते हुए उनकी बेटी नेहा लगातार अपनी माँ से मिलने आती रही। नेहा ने माँ के नए जीवन, उनके छोटे से स्कूल और बच्चों के प्रति उनके प्रेम को देखा। उसने महसूस किया कि माँ को अब किसी भौतिक सहारे की ज़रूरत नहीं है, उन्हें केवल प्रेम और सम्मान चाहिए था। एक दिन नेहा अपनी माँ के पास आई। नेहा, माँ, मुझे पता है कि अब आपको पैसे या संपत्ति की ज़रूरत नहीं है, पर मैं कुछ करना चाहती हूँ। मीनाक्षी, नेहा, तुम तो हर हफ्ते आती हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। नेहा, माँ, मैं और मेरे पति ने मिलकर तय किया है कि हम आपके ओपन स्कूल को एक स्थायी और बड़ा रूप देंगे। हम लोग हर महीने आपकी संस्था को डोनेशन देंगे ताकि आपके बच्चों को अच्छी किताबें, वर्दी और भोजन मिल सके। मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। यह संपत्ति या धन नहीं था बल्कि स्वार्थ और प्रेम और जिम्मेदारी थी जो उनकी बेटी ने उठाई थी। मीनाक्षी बोली, मेरी बेटी, तुमने मेरे संस्कारों का मान रख लिया। संपत्ति तो क्षणिक है पर यह सेवा भाव अमर है। नेहा ने माँ के पैर छुए। इस पल मीनाक्षी को अपने जीवन का सबसे बड़ा संतोष मिला। उन्हें लगा उनकी परवरिश पूरी तरह व्यर्थ नहीं गई थी। कम से कम एक संतान ने तो मानवीय मूल्य को समझा। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।